रायपुर के सिविल लाइन मंदिर पहुंचे राज्यपाल रमेन ढेका। प्राचीन मंदिर में राज्यपाल ने की पूजा अर्चना। रमेन ढेका ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना। मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। कोरबा में श्री राम कथा महोत्सव आयोजित। महोत्सव में मुख्यमंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने जगतगुरु का लिया आशीर्वाद। मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री की वाहन दुर्घटनाग्रस्त। चिरमिरी में ट्रक से टकराई मंत्री की कार। हादसे में बाल बच्चे मंत्री जायसवाल। बीजापुर के कोबरा 208 ने माओवादी विस्फोटक किए बरामद। कंचाल के जंगलों में बड़ी साजिश नाकाम। स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने राज्यपाल का स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन के खिलाफ अल्पावधि ऋण की सुविधा के लिए वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है और एमओयू के प्रारूप को भी अनुमोदित किया गया। बैठक में दिव्यांगजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए एनडीएफडीसी की 24.50 करोड़ की बकाया ऋण राशि एक मुश्त वापस करने का निर्णय लिया गया है। ये ऋण दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3% ब्याज पर दिया जाता है। स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों में एक बार फिर की छूट देकर मेरिट के आधार पर चयन की अनुमति प्रदान की गई है। और बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई और नए मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कोरबा नगरीय क्षेत्र स्थित भवानी मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में राम कथा वाचन के लिए पधारे श्री 1008 जगतगुरु रामभद्राचार्य के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सभी को नवरात्रि और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जगतगुरु को कोरबा आगमन से ऊर्जाधानी की यह धरती धन्य हो गई है और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय और अन्य अतिथियों का राम दरबार की प्रकृति शॉल और श्रीफल भेंट कर किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महापौर संजू देवी राजपूत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। छह 600 वर्ष पुरानी बस्तर दशहरा की परंपरा के तहत सरगीपाल गांव में बेल पूजा और बैल यात्रा का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में किया गया और इस अनुष्ठान में महादेव पार्वती के प्रतीक रूप में राजा और रानी का विवाह रचाया जाता है। राजा पक्ष के बाराती बेलपत्र धारण कर सरगीपाल पहुंचते हैं और जहां पर ग्रामीण बाराती रोकते हैं, जो परंपरा का अहम हिस्सा है। विवाह पश्चात ग्रामीण मां मनोबल करते हुए बारातियों को विदा करते हैं। सरगीपाल के दुर्लभ बेल वृक्ष से प्राप्त 2 विशेष फलों की पूजा की जाती है, जिन्हें देवी दंतेश्वरी और माणिकेश्वरी का प्रतीक माना जाता है। इस रस्म में राज परिवार के सदस्य भी भाग लेते हैं और यह अनुष्ठान बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करता है, जिसे पूरे पारंपरिक स्वरूप में ग्रामवासियों के सहयोग से मनाया जाता है। तस्वीरें हैं जगदलपुर से, जहां पर दशहरा में बेल पूजा की जो परंपरा है वो निभाई जाती है। सरगीपाल गांव में बैल की यात्रा भी जो है संपन्न हुई है और इसकी झलक जो है तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर राज परिवार ने ये देवी पूजन की परंपरा को निभाया है। और बेलफल विवाह में शामिल ग्रामीण और बाराती, क्योंकि इन तस्वीरों में खास तौर पर आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से प्राचीन सभ्यता के अनुरूप जो है कार्यक्रम को पूरे विधि विधान के साथ में संपन्न किया गया और देवी दंतेश्वरी माणिकेश्वरी की विशेष पूजा भी यहां की गई। के नाम से जानते हैं। एक दिन पूर्व, कल के दिन पहले राजा महाराज आके यही रहते थे गांव में। फिर ये जो जोड़ा बेल है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको चिन्हांकित करके इसमें कपड़ा बांधा जाता था। यहाँ आके शिव शक्ति की आराधना, मतलब माँ की आराधना करना और उनका शादी करना। तो यहाँ आकर के शादी करना, जैसे कि आप जान रहे हैं मौली परघाव के दिन मौली माता आती है, दंतेश्वरी माई का छतर आता है, उसी तरीके से ये भी माँ के पास जाकर के वहाँ स्थापित हो जाएगा। पूजा अर्चना यही कि सभी देवी देवता उपस्थित हो। बस्तर रियासत के जो भी पूरे कार्यक्रम रहे, पुराने बस्तर दशहरा में जो भी कार्यक्रम रहे, उसमें हम जोड़ा बेल की पूजा अर्चना करते हैं और गांव के लोग जैसा बेटी को विदा करते हैं उस तरीके से हल्दी खेल करके विदा करके, और यही विदाई का गाना गाते हुए गांव के लोग यहाँ से हमें वापस जाने नहीं देते हैं जब तक हम उनको कुछ दे ना। जैसा विदाई करते छेकते हैं, रास्ता छेकते हैं और ऐसा करते करते माँ को वापस लेकर के हम जाते हैं और इसी के बाद पूजा अर्चना यहाँ की समाप्त होती है। उधर राजधानी के WRS मैदान में विजयदशमी के लिए दिन जो है 101 फीट की रावण के साथ 81 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी जो है जलाया जाएगा। पिछले साल भी इसी तरह से एक बड़ा आयोजन किया गया था जहां पर 91 फीट के रावण को जलाया गया था और कार्यक्रम के संयोजक और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के बारे में जो है जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार का आयोजन बड़ा और खास होने जा रहा है। आतिशबाजी के लिए पश्चिम बंगाल और बेंगलुरु से टीम को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी, वहीं सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका को निमंत्रण दिया गया है। कल 2 अक्टूबर है, दशहरा का महोत्सव, श्री राम विजयदशमी उत्सव WRS में पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं आप सबको, पूरे रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को निवेदन करता हूं, आए और दशहरा उत्सव का आनंद लें, परिवार के साथ आए। आपको भगवान राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार के बच्चों को, छोटे बच्चों को बता पाएंगे कि ये बुराई के विरुद्ध अच्छे की लड़ाई है। बुराई त्याग करें, नशा त्याग करें और नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त छत्तीसगढ़, नशा मुक्त रायपुर करें। यही प्रार्थना, यही निवेदन। आतिशबाजी बेंगलोर और कलकत्ता से आए हैं, बिल्कुल झमाझम रहेगा। आप लोग आनंद लीजिए। छोटा छोटा कैमरा, मोबाइल तो रहता है, फोटो भी खींचिए, बाद में बच्चों को दिखाइए। बारिश की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है? बारिश होगी ही नहीं कल। वो सब व्यवस्था लगे हैं, शासन प्रशासन, कलेक्टर, SP साहब को सब पत्र गया है, कोई चिंता की जरूरत नहीं, सब सुव्यवस्थित हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है और राम जी के काम में तो कोई कमी रहता ही नहीं। शारदीय नवरात्र के महापर्व का आज आखिरी दिन और समापन भी है। हर साल की तरह राजधानी के सड्डू में इस बार भी मां काली विराजी हुई हैं। 9 शक्ति के इस महापर्व में मां काली की पूजा को सबसे कठिन माना जाता है। मां काली की पूजा अर्चना के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वहीं सड्डू की महिलाएं, बच्चे और सबसे खास बात यह है कि यहां के पुरुष भी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। 9 दिन यहां अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। माता की मूर्ति लगभग 13 फीट की है और मूर्तियों को खास माना से जो है लाया गया है। विगत कुछ दिनों से राजधानी में हो रही बारिश से जो है पंडाल को सुरक्षित रखने के लिए यहां एक डोम भी बनाया गया है। तो माहौल एक पारिवारिक है। यहाँ सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकास समिति के नाम से जो रजिस्टर्ड संस्था है, फिलहाल उसका मैं मुखिया हूँ। अभी राम मौर्य मेरा नाम है और हर साल की तरह 17वां साल है। हर साल इस तरह से माहौल रहता है और ये हमारी इस समिति के सदस्य और पदाधिकारीगण हैं। साथ में हमारी महिला विकास समिति भी है जो हमारे साथ मिलकर काम करती है और हमारे जो पूरे 12 महीने में अलग अलग तरह के हर कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता, उसका होली मिलन, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सबसे बड़ा पर्व रहता है हमारा ये दुर्गा पूजा। यहाँ पे जैसे डांडिया,
गरबा। अभी इसके बाद भी मतलब हमारे विसर्जन के बाद भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे लोगों का डांस होता है। उसके बाद समापन होता है इसका। फिर 7 दिन नवरात्र का जो अपना खीर वितरण होता है वो करते हैं। इस तरह से मतलब लगभग एक अच्छा पारिवारिक माहौल रहता है। लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते कहीं और घूमने के लिए, यहीं पे अपना समय व्यतीत करते हैं। पूरी विधि विधान के साथ, जैसे आपने कहा कि माँ काली की पूजा सबसे कठिन पूजा है और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड्ढोवासी कितने मतलब धार्मिक है और किस तरह से विधि विधान के साथ में माँ की जो कठिन पूजा है उसको करते हैं। तो यहाँ आसपास या रायपुर में कहीं भी आप देखेंगे इस तरह का काली माता का नहीं बिठाते, क्योंकि यही कारण है कि उनकी शक्ति जो है, उनकी पूजा जो है कठिन है, लेकिन यहाँ के लोग हैं करते हैं और बड़ी विधि विधान के साथ में करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का वाहन महेंद्रगढ़ से चिरमिरी जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा चिरमिरी के छठ घाट के पास में मंगलम होटल के समीप हुआ है, जब मंत्री की गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई। वाहन को मोड़ते समय यह टक्कर हुई। मंत्री जायसवाल अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और मंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस अप्रत्याशित हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मंत्री के बाल बाल बचने से जो है उनके समर्थकों और प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है। हादसे के बाद भी मंत्री ने अपने निर्धारित कार्यक्रम को जारी रखा। मंत्री जायसवाल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों द्वारा जांच और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिला बीजापुर के थाना पामेड़ ग्राम कंचाल क्षेत्र के काउरगुट्टा जंगलों में कोबरा 208 बटालियन ने सर्चिंग के दौरान जो है माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जंगल में जमीन के भीतर गड्ढा खोदकर छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। बरामद सामग्री में जो है गन पाउडर, विजुअल सेल और आरडीएक्स डेटोनेटर, 3 बम, इम्प्रोवाइज्ड ग्रेनेड, वायर, बैटरियां, सोलर इन्वर्टर और स्टील और आयरन के उपकरण, माओवादी वर्दी और अन्य सामग्री शामिल हैं। यह सामग्री किसी बड़े हमले या नक्सली साजिश को अंजाम देने के लिए जमा की गई थी। सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से इस षड्यंत्र को समय रहते जो है विफल किया गया है और इस अभियान में क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई सराहनीय और रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित अंबुजा मॉल के सिनेमाघर में छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को देखने पहुंचे और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा और विधायक रोहित साहू और धर्मगुरु गुरु बालक दास साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सनातनी समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म साहस और शौर्य की अनुपम गाथा है और गुरु बालक दास ने अंग्रेजों एवं पिंडारियों और द्वारा जो है किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और भुखमरी के विरुद्ध न केवल संघर्ष किया बल्कि समाज को संगठित करने का भी उन्होंने प्रयास किया। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस प्रेरणादायी गाथा को देख सकें और अपने इतिहास विरासत से जुड़ सकें। आज हम लोगों ने राजा गुरु बालक दास मूवी देखी, बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए जो निर्माता हैं जे.आर. सोनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें राजा गुरु बालक दास जी की जीवनी और शहीद वीर नारायण सिंह जी की जीवनी दिखाया गया है। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों ने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों और जो उस समय जो व्यवस्था गलत थी उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। बहुत ही प्रेरणास्पद ये मूवी है और काफी इससे प्रेरणा मिली है।
नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे और इस महत्वपूर्ण कदम के साथ ही राज्य सरकार ने अगले 1 साल के भीतर प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 10 कार्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें नवा रायपुर का यह स्मार्ट कार्यालय पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें नागरिक सुविधाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में बन रहे ये नवीन स्मार्ट पंजीयन कार्यालय भी प्रदेश सरकार की इस प्रतिबद्धता का परिणाम है। पहले रजिस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स करते हुए 10 बड़ी क्रांतियों का आगाज किया गया था। अगले चरण में एक नया प्रयोग जो कि पूरे देश में एक अनूठी पहल के रूप में सामने आ रहा है और भारत सरकार ने जिस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को लागू करने की वकालत की है, उसमें स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर के हम आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस परिसर का नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का। और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पे इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे पहले पासपोर्ट ऑफिस होता था, पहले पासपोर्ट कार्यालय जाने पड़ते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहाँ छोटे छोटे एरिया में रहता था, बैठने की अच्छी सुविधा नहीं रहती थी, अच्छा टॉयलेट, अच्छे ड्रिंकिंग वाटर, इन सब की सुविधा नहीं रहती थी। अब अच्छे वाईफाई सुविधा, अच्छे टॉयलेट, डिस्प्ले बोर्ड, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और अलर्ट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, अच्छा अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये सब पीपीपी मॉडल पे स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका पहला सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने जा रहा है। रायपुर में भी अनेक स्थानों पर इस तरह के मॉडल आने वाले समय में डेवलप किए जाएंगे और प्रदेश के अन्य हिस्सों में सुदूर हमारे सरगुजा अंचल के कुनकुरी से लेकर के रायगढ़ से लेकर बिलासपुर से लेकर दुर्ग तक के अलग अलग जगहों पर 10 स्थानों पर पहले इसको चालू किया जा रहा है और आने वाले समय में इसकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में उभर रहा है और भारत सरकार इस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर रही है कि इस मॉडल को एडॉप्ट किया जाए। इससे पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा। वहां पर लॉन्च फैसिलिटी या अन्य कोई फैसिलिटी, खाने पीने का कोई फैसिलिटी है, उसको चार्ज कोई भी व्यक्ति अवेल कर सकता है। बाकी बेसिक पंजीयन के लिए अतिरिक्त पैसा वहां पर नहीं लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट प्रवक्ता पिंटू महादेव ने केरल के एक निजी चैनल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ छाती में गोली मारने की बात कही थी। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को केरल बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की धमकी दी है। यह बेहद ही गंभीर है। यही बीजेपी का फांसीबाज चरित्र है, जो आपका मुखर विरोध करे और उसे मिटा दो, जान से मार दो। आज के 77 साल पहले भी आरएसएस के एक गुर्गे नाथुराम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में गोली मारी थी और आज फिर से वैसे ही नाथुराम महादेवा के रूप में एक और गांधी के सीने में गोली मारना चाह रहा है। इस धमकी के बाद अभी तक जो है बीजेपी नेतृत्व ने न इसकी आलोचना की, न ही धमकी देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई किया है। यह बताता है कि समूची बीजेपी अपने इस आतंकी प्रवक्ता के साथ खड़ी है, उसके इस वक्तव्य से जो है सहमत है और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि धमकी देने वाले इस बीजेपी के खिलाफ जो है आज प्रदेश के सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराएंगे। जिस तरह से कल हमारे लोकसभा के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को केरल भाजपा के एक प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की धमकी दी है, ये बेहद ही गंभीर और चिंतनीय है। इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक फांसीवादी चरित्र की पार्टी है। जो उसका विरोध करे वो उसको जान से मारने की धमकी देना या उसको मिटाना चाहती है।
आज से 77 साल पहले भी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस के एक गुर्गे ने, नाथूराम गोडसे ने सीने में गोली मारी थी। और आज उसी नाथूराम गोडसे रूपी केरल के भाजपा के प्रवक्ता महादेवा ने फिर से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को सीने में गोली मारने की धमकी दी है। मैं समझता हूं कि इस धमकी के बाद ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान आया, ना ही उस बयान का कोई किसी ने विरोध किया, ना ही उस बयान पे किसी ने आपत्ति दर्ज की, और ना ही उस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता को किसी प्रकार की कार्रवाई की। मतलब इसका मतलब उस बयान का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और वो चाहती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं का कोई विरोध न करे और वो एक हिटलरशाही वो चलाते रहे। लेकिन इस बयान का ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है और लगातार जिस तरह से धमकियां आ रही है उससे कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर कभी भी इस तरह के हमला हो सकते हैं। अगर हमला हुआ तो इसके लिए सीधा सीधा भारतीय जनता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में जब से बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ अवैध शराब का गढ़ बन गया है। राज्य सरकार शराब की काली कमाई में डूबी हुई है। राजनांदगांव में मेहतारी एक्सप्रेस का उपयोग शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था और मुंगेली में स्कूल को अवैध शराब का डंप यार्ड बना दिया गया है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा, राजनांदगांव और सहित प्रदेश के सभी शहरों में नकली हेलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची जा रही। पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड से बड़ी मात्रा में शराब लाकर प्रदेश में बेची जा रही। शराब के इस अवैध कारोबार में सरकार खुद शामिल है। सरकारी शराब दुकानों से 2 नंबर की शराब बेची जा रही है। बिना सरकार के संरक्षण के न अवैध शराब राज्य में आ सकती है, न ही बेची जा सकती है। पूरे प्रदेश में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से अवैध शराब की काली कमाई जोरों पे चल रहा है। आप देखेंगे राजनांदगांव में मेहतारी एक्सप्रेस से शराब की पेटी सप्लाई की जा रही है, बाकायदा शराब सप्लाई किया जा रहा है। आप देखेंगे कल मुंगेली के एक स्कूल में शराब का एक डंप यार्ड बना दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की नकली शराब, उड़ीसा, झारखंड की नकली शराब छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है। ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप